तीसरी बड़ी वजह ये हो सकती है कि दोनों खेमों में महिलाओं से जुड़े बड़े बड़े वादे किए गए। ऐसे में बड़ी तादाद में जो महिला वोटर है वो घर से बाहर निकली हो और पिछली बार के मुकाबले महिला वोटर ने और बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग में हिस्सा लिया। चौथी वजह हो सकती है कि इस बार रोजगार का मुद्दा बेहद हावी रहा है, तो युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। पांचवी वजह आपके सामने प्रशांत किशोर की एंट्री भी बिहार चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। एक नई उम्मीद बिहार के वोटर के लिए, नए विकल्प बिहार के वोटर के लिए बनकर उभरे प्रशांत किशोर। क्या इसी वजह से लोगों ने मतदान बढ़ चढ़कर किया है? यह भी एक वजह हो सकती है। पहले चरण में हुए ऐतिहासिक मतदान पर सियासी तकरार जारी है और इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे डिकोड करने का दावा किया है। वो कह रहे हैं कि एनडीए दरअसल महाविजय की ओर बढ़ रहा है। मौजूद है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, एक चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लगातार जो है कहा यह जा रहा है जंगल राज की आप लोग याद दिला रहे हैं, उधर से कहा जा रहा है ये तो महाजंगल राज है। जंगल राज को भूले नहीं है, आरजेडी का मतलब ही है। आर का मतलब है रंगदारी, रंगबाजी, जिसमें गुंडागर्दी, अपहरण, बलात्कार, हत्याएं, बिहार को खून से रंग दिया था इनने। जे का मतलब वही जंगल राज है, कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, व्यवस्था नाम की। और डी का मतलब डकैती है। लोग भूले नहीं, अभी मैं घोसी जहानाबाद से आ रहा हूँ, शाम के समय लोग बाहर निकलते नहीं थे। लालटेन का तेल खत्म हो गया, बत्ती बुझ गई, पंजा पिचक गया। अब केवल कमल हो या तीर हो या एनडीए के बाकी घटक दल हो, केवल उन पर लोगों का भरोसा है। सुशासन, जन कल्याण और विकास के साथ लोग खड़े हैं। पहले चरण में एक चीज दिलचस्प देखने को मिली है, महिला वोटर बड़ी संख्या में निकली हैं और हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार में आप जो मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को लेकर के चलाई थी। यहाँ जो घोषणा पत्र लागू किया गया है कमोवेश उसी तर्ज पर जो है लागू किया गया। 10,000 रुपए जो है, जैसे आपने जो है लाडली बहन योजना चलाई थी, यहाँ पर महिलाओं को 10,000 रुपए दिया गया। विपक्ष कह रहा है रिश्वत दी जा रही है महिलाओं को। विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण का काम करना रिश्वत नहीं है, ये आधी आबादी को पूरा न्याय है। रोजगार के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ये सही कदम है, बड़ा कदम है। विपक्ष तो यही कह रहा है कि यहाँ तो उधर तो मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है, इधर तो नीतीश जी का आप कह रहे हैं कि नीतीश जी के नाम पर वोट पड़ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नीतीश जी को क्यों नहीं कहा जाता कि मुख्यमंत्री वही होंगे, 14 तारीख के बाद कुछ और हो जाएगा। उनके भटकावे में, भ्रम फैलाने में कोई आने नहीं वाला। नीतीश जी ही हमारा चेहरा है। समीकरण महिला और युवा का उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी ने इस बात के लिए ये इंश्योर किया कि भ्रष्टाचार और जंगल राज की सरकार नहीं आनी चाहिए, विकास की रफ्तार कायम रहनी चाहिए। जनता को जो सहूलियतें मिल रही हैं, जनता का ही पैसा है, इसलिए जनता को सहूलियतें मिल रही हैं, ये आगे भी बरकरार रहना चाहिए। पूरे देश में बिहार में पहले चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई है, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। माना यह जा रहा है कि बिहार के नतीजे देश की सियासत की दिशा तय करेंगे, लेकिन फिलहाल बिहार में हुए मतदान पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि आखिर वोटिंग बढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। नीतीश का रुतबा लौटेगा या सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? 20 साल बाद आरजेडी का वनवास खत्म होने वाला है क्या? एनडीए को फिर मौका मिलने वाला है या फिर होने जा रहा है बिहार की सियासत में बड़ा खेला? पहली बार में ही प्रशांत किशोर की किस्मत क्या बिहार में सियासी तौर पर चमकने जा रही है? ये वो तमाम सवाल है और अब इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बिहार में बम्पर वोटिंग के बाद चर्चाएं चल रही हैं। अब बिहार में दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनाव से पहले रैलियों का जो रैला है वो लग चुका है। प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में बड़ी रैली करने वाले हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह झोंकार भर रहे हैं। लेकिन दूसरे चरण की सबसे रोमांचक जंग वो सीमांचल में है। सीमांचल में लड़ाई जो है वो चौतरफा है। दोनों गठबंधन तो दांव लगाकर बैठे ही हैं। मुस्लिम वोटों पर ओवैसी और प्रशांत किशोर भी बड़ा दांव लगा रहे हैं। यहाँ सीमांचल में भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। आपको नीतीश कुमार जी ने देश का मजदूर बना रखा है। क्या आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो? सीमांचल में अल्पसंख्यकों को डराया और धमकाया जा रहा है। हमारे रहते हुए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। हर नेता की जुबान पर एक ही नाम, सीमांचल। बिहार का वो इलाका जो पूरब में पश्चिम बंगाल और उत्तर में नेपाल से सरहद साझा करता है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये चारों जिले इन दिनों बिहार की सत्ता के दावेदारों के वोट बिहार के पसंदीदा ठिकाने हैं।
इस इलाके में ताजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दस्तक दी है। प्रधानमंत्री ने अररिया में रैली की, महागठबंधन में आपसी मनमुटाव पर तंज कसा, लोगों को 2005 से पहले के जंगल राज से आगाह किया और फिर उस चुनौती से सावधान किया जिसके जरिए बीजेपी के मुताबिक सीमांचल में आबादी के अंकगणित को बदलने की साजिश रची जा रही है। मेरे मुल्क के मालिकों मुझे बताइए, ये घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ये घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? आपके वोट की ताकत है, वो घुसपैठियों को निकाल करके रहेगी और इसके लिए एनडीए की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। बीजेपी राहुल गांधी की बिहार में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताती है। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने अररिया में किया। अररिया में राहुल गांधी ने भी चुनावी सभा की। इससे पहले वो पूर्णिया में थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर चुनाव चोरी के आरोप को दोहराया। लोकसभा का चुनाव चोरी किया है और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सावधान रहना है, पोलिंग बूथ पे सावधान रहना है, क्योंकि ये पूरा दम लगाकर बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश करेंगे। इसी पूर्णिया में राहुल गांधी के धुर विरोधी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एनडीए के पक्ष में प्रचार किया, तो उन्होंने भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को शाह और पनाह देने का आरोप लगाया। इससे पहले हिमंता ने सीमांचल के ही कटिहार में रैली की, तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर तीखा हमला बोला। जब वो डिप्टी सीएम था क्या किए? 2 बार डिप्टी सीएम बने ना, तो क्या दिए? उन्होंने खाली घुसपैठिया दिए। वो नौकरी नहीं देने वाला है, हमें घुसपैठिया देने वाला है। सीमांचल की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा सीट की फसल काटने में एनडीए और महागठबंधन वाले तो शिद्दत से जुटे ही हैं। इन दोनों के अलावा पिछली बार इस इलाके में कमाल कर चुके असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर लंबे समय से पसीने बहा रहे हैं। सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। ये वीडियो यूपी के कैराना से सांसद इकरा हसन ने जारी किया है, जो सीमांचल में उनके चुनाव प्रचार का है। इकरा महागठबंधन के लिए इस इलाके में वोट मांगने पहुंची तो उनका स्वागत बुलडोजर से फूल बरसा कर हुआ। बड़ी बात ये कि इकरा सीमांचल की आवाम खासकर मुसलमानों से ओवैसी की पार्टी को जिताकर अपने वोट को खराब न करने की गुजारिश कर रही हैं। और आपसे गुजारिश करने आई हूँ कि आप अपने यहाँ पर माहौल खराब मत होने दीजिए, भाजपा को मत जीतने दीजिए। जो और लोग हमारे बीच लड़ रहे हैं वो भी अपने हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाएंगे। इसी दौरान एक वृद्ध महिला के द्वारा अपना पर्ची दिखाकर बूथ संख्या उनसे पूछा गया, जिस पर वो उसकी सहायता कर रहे थे। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र वहां पर आए और उप पुलिस पदाधिकारी से उलझ गए। उन्होंने उन्हें जला देने की धमकी दी, उनकी जाति का नाम लिया तथा एक दल विशेष के पक्ष में कार्य करने का आरोप लगाया। यह आचरण आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। भाई वीरेंद्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। भूरा बाल साफ करो, 4 शब्दों से बना ये वो नारा है जो 3 दशक बाद भी बिहार में एक जातीय उन्माद भर देता है। बिहार को अतीत की उन खूनी यादों में ले जाता है जो खून लंबे जातीय संघर्ष में बहा था। भूरा बाल साफ करो, भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ल से लाला यानी कायस्थ। कहा जाता है कि 90 के दौर में लालू यादव ने ही ये नारा दिया था। ये बिहार की राजनीति का एक बड़ा टर्न था, जिसके बाद अगड़ी जातियां पीछे होती गई और पिछड़ों को आगे लाकर सियासत की धुरी बदल दी। इस नारे के उन्माद में बिहार ने 1.5 दशक का खूनी दौर देखा। 1991 से 2005 इस दौर में 70 से ज्यादा जातीय नरसंहार हुए। यही वो दौर था जब रणवीर सेना बनी और भी कई जातीय सेनाएं खड़ी हुई। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के साथ चुनाव का फोकस दूसरे चरण में शिफ्ट हुआ, तो भूरा बाल की यादों का वो जातीय चिन्ह फिर बाहर निकल आया। इसे बोतल से निकाला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। ये भूरा बाल साफ करने का फिर नारा देते। ये इसी के बल पे जीते हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या यह महज संयोग है कि आज गिरिराज ने भूरा बाल का जिक्र छेड़ा और कल ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के मुंह से भी भूरा बाल निकला था? आरजेडी वही शासन लाना चाहती है जो उनके पिताजी के समय में का शासनकाल था। जब भूरा बाल साफ करो, फलना साफ करो, उसको ठीक कर दो, उसको दुरुस्त कर दो, यही शासन चलाना चाहते हैं। संयोग नहीं, ये सियासत है और अगले चरण का अस्त्र भी। भूरा बाल में इतना असर है कि चाहे तो दूसरे चरण के वोटों को 2 हिस्सों में चीर दे। इसके लिए आपको बिहार का भूगोल, इतिहास, गणित समझना होगा। 11 नवंबर को बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट पड़ने। इसमें झारखंड से सटा वो हिस्सा है जो कभी मध्य बिहार था। जहानाबाद, अरवल, नवादा, गयाजी, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, ये पूरी तरह भूमिहार बाहुल्य बेल्ट है। नक्शे में उत्तर बिहार की तरफ आए तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, इसमें पूरा
भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ निर्णायक वोटर हैं। दूसरे चरण में आधे मिथिलांचल में भी वोट पड़ने, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर और सुपौल, यहाँ भी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण बड़ा फैक्टर है। 20 में से 12 जिलों और 70 से ज्यादा सीटों पर भूरा बाल के नारे की याद महागठबंधन को भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके कि खुद आरजेडी ने भी 30 साल पुराने डैमेज कंट्रोल के लिए इन वर्गों को टिकट दिए है। कोई माने या ना माने, बिहार में जाति की तलवार को जाति की तलवार से ही काटने की सियासी परंपरा रही, इसे निभाने में कोई पीछे नहीं। हालांकि लालू ने कभी नहीं माना कि पूरा बाल साफ करो उनका नारा था। अपनी आत्मकथा में भी लिखा कि ये नारा उन पर चिपकाया गया है। लेकिन विडंबना है कि लालू के अपने लोग भी उनकी सफाई कभी गले नहीं उतार पाए। वो तो दम भरते हैं कि ये उनके नेता लालू का नारा था। भूरा बाल का मतलब होता है, नई पीढ़ी नहीं जानते होंगी, BHU से भूरिहार, RA से राजपूत, B से ब्राह्मण, AL से लाला। कि लालू जी कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो माने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसको साफ करो। लालू के प्रमुख सलाहकार पूर्व सांसद रंजन यादव भी एक किताब में पुष्टि कर चुके हैं कि 90 के दौर में लालू यादव ऊंची जातियों के खिलाफ ये नारा इस्तेमाल करते थे। ये पिछड़ों को रिझाने का पसंद थी। पहले चरण की 121 सीटों पर कल मतदान हो चुका है और वोटिंग बम्पर हुई है। वोटिंग परसेंटेज कल 121 सीटों पर जो 18 जिलों में फैली हुई थी, वोट जो पड़े उसका परसेंटेज 64.66% रहा है। अब सियासी पंडित जो हैं आकलन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर दूसरे और आखिरी फेज की 122 सीटों पर भी इसी तरीके से वोटर्स का उत्साह दिखता है, ये बिहार की राजनीति को पूरी तरीके से बदलने वाला बिहार विधानसभा चुनाव साबित हो सकता है। कम से कम आंकड़े फिलहाल यही गवाही दे रहे हैं। 64.66% बम्पर वोटिंग पहले चरण में बिहार में हुई है। 2020 अगर बात की जाए तब विधानसभा चुनाव जब हुए थे और तब जो पहले फेज में वोट पड़े थे इन 121 सीटों पर जिसमें वोटिंग हुई है, वो 55.68% वोटिंग हुई थी। अच्छा, तब आप देखिए पिछली बार 3 फेज में चुनाव हुआ था। पहले फेज की सीटें 71 थी। आजादी के बाद हुए कुल 17 विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि जब जब बिहार में 5% से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ता है या घटता है तो राज्य में सत्ता ही नहीं सियासी दौर बदल जाता है। इस आंकड़े से साफ है इशारा किस तरफ है। हालांकि बिहार के सभी सियासी सूरमा ये दावा कर रहे हैं ज्यादा मतदान उन्हीं के पक्ष में हुआ है। आजादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये 2 बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है। लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज्यादा वोट 15 में पड़े सरकार की वापसी के लिए। ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। और जो पूरा फीडबैक आया है, मुझे ये 2010 हम लोगों का एक क्या कहते हैं पैरामीटर है कि ये सबसे ऊंचा रहा, उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको दिखेगा। इस बार वोटर जिस गुस्से से, जिस भारी संख्या से निकला है, इनकी ये तमाम षड्यंत्र, तमाम साजिशें बिल्कुल इस बार फ्लॉप शो हो जाएंगी, नाकामयाब रहेंगी। बिहार ने बदलाव के लिए वोट दिया और भारी गुस्से में वोट दिया, और गुस्से का वोट, जैसा कि मैंने कहा आपको, बदलाव का वोट होता है। में बिहार में बड़ा फेरबदल हुआ है, इसको लेकर सवाल है। आखिरकार इसका मतलब क्या है? इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या इसका मतलब यह है कि जो मौजूदा सरकार है वो बेदखल होने जा रही है? और ये सवाल सामने क्यों आया है, ये समझिए आप जरा। साल 1967 वोटिंग प्रतिशत 51.5% रहा और ये अंतर जो है वो 7 परसेंटेज पॉइंट का रहा। और इसके बाद हुआ क्या था? कांग्रेस हट गई थी सत्ता से और जेडीयू जो है वो सत्ता में आई थी, जनता क्रांति दल। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता है। 1990 में 62% वोटिंग परसेंटेज, पिछली बार के मुकाबले में यहाँ पर भी 5.8% की बढ़ोतरी, और उसके बाद भी बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। 1990 में भी कांग्रेस हटती है, जनता दल को ताज मिलता है। 2005 देखिए आप किस तरीके से 46.5% वोट पड़ता है और पिछली बार के मुकाबले गिरावट रहती है करीब 16% की। और इसके बाद आरजेडी चली जाती है सत्ता से और जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सत्ता में वापसी होती है। और इसी तरीके से 2005
माफ कीजिएगा 2025 का ये फेज 1 अब आपके सामने है और 2025 के फेज 1 में ये हुआ है कि 64.66% वोट पड़े हैं और जो अभी तक बड़ा फेरबदल इस लिहाज से माने जा रहे हैं कि 8.84% वोट परसेंटेज की बढ़ोतरी पिछली बार के मुकाबले। और इससे अब क्या होगा, नीतीश सरकार बरकरार रहेगी या बदलाव होगा? क्योंकि जब भी इतना बड़ा उलटफेर हुआ है तो जो मौजूदा सरकार रही है उसमें बदलाव तो हुआ है। अब इस बार क्या होने जा रहा है, यही बड़ा सवाल।